नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो क्लास में सबसे पहले हमें समझना है जो इकोनॉमिक्स यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र का जो वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बेसिकली अगर बात करें इकोनॉमिक्स वर्ड तो इंग्लिश का है। अभी जो इंग्लिश का वर्ड जो इकोनॉमिक्स है, इस वर्ड का ओरिजिन हुआ कहाँ से है ये हमें समझना है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, यानी कि एक यूनानी शब्द से। और वो शब्द क्या है भाई? उस शब्द का नाम है इकोनोमिया। उस शब्द का नाम क्या है? इकोनोमिया। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें तो इस वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। इस वर्ड का नाम क्या है भी हमारा? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पूंजी का प्रबंधन। क्या बोल सकते हैं भाई? पूंजी का प्रबंधन। बेसिकली अगर जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या करना है? मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, हमें पैसे का या अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे पास, अब आपने अगर 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो जिन बच्चों ने, तो उन्हें पता होगा कि रिसोर्सेज चार तरीके के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये जो सभी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री यानी विकसित है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, सभी के पास जो रिसोर्सेज यानी संसाधन है वो क्या है? सीमित है, यानी उनकी स्कार्सिटी है। तो उसी को लेकर इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि किस तरीके हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें जिससे हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब जैसे क्या होता है कि भी हमारे फादर पैसा कमा कर लेकर आए, हमारी मदर को दिया, तो हमारी मदर क्या बिना सोचे समझे किसी पर भी चीज पर भी पैसा खर्च कर देती है? नहीं, हमारी मदर को पता होता है कि उन्हें किस पर पैसा खर्च करना है और किस चीज पर पैसा खर्च नहीं करना है। और हम दूसरी चीज हमें ये भी याद रखना होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा सीमित है, यानी मनी सीमित है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम उस चीज पर पहले पैसे खर्च करते हैं जिसकी हमें जरूरत ज्यादा होती है, और उस चीज पर पैसे सबसे लास्ट में खर्च करते हैं जिसकी जरूरत हमें कम होती है। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से हुआ है। और वो वर्ड क्या है हमारा? इकोनॉमिया है। और इकोनॉमिया का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। यानी इस इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमें वेल्थ का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम क्या, इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या चीजें समझनी होती हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको क्या पढ़नी है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे हैं भाई? सीमित संसाधन। पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे हैं? सीमित संसाधन है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो क्या है भी? ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके कैसे उपयोग हैं? वैकल्पिक उपयोग हैं। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? हमारे पास हमारी क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? असीमित इच्छाएं हैं। तो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हमें तीन चीजों को समझना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, यानी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। दूसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और तीसरा अनलिमिटेड वांट्स है। पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी जैसे लाइक अगर हम अपने पास पैसों की बात करें तो जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है? सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है, उसकी स्कार्सिटी है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसकी डिमांड इज ग्रेटर देन क्या है? सप्लाई। यानी कि अगर हम बात करें तो मांग इज ग्रेटर देन किससे है भाई? पूर्ति से ज्यादा है।
यानी कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। जैसे भी हमें पैसा हमारे पास कम है, बट पैसे को खर्च मतलब जो हमें चीजें चाहिए उसको खरीदने के लिए हमें पैसा बहुत सारा चाहिए, तो पैसा हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई जब भी होती है, यानी मांग इज ग्रेटर देन जब भी पूर्ति से होती है, तो उसका मतलब क्या है, वो चीज उसकी उस चीज की हमारे क्या हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाती है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है मतलब सीमित संसाधन है। दूसरी चीज क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको हम एक से ज्यादा जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे भाई लैंड हमारे पास एक रिसोर्सेज है, अब लैंड का यूज क्या, सिर्फ घर बनाने के लिए किया जा सकता है। अभी लैंड पर हम घर भी बना सकते हैं, लैंड पर हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, लैंड पर हम मल्टीप्लेक्स भी बना सकते हैं, लैंड पे कोई इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं, कोई मल्टीप्लेक्स भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं कि लैंड का कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके क्या है, वैकल्पिक उपयोग है, आप उन्हें एक से ज्यादा जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे भाई पैसा हमारे पास है, क्या हम पैसा सिर्फ और सिर्फ क्या फूड आइटम्स पे खर्च कर सकते हैं, नहीं। हम पैसे को खर्च कर हम फूड आइटम्स भी खरीद सकते हैं, पैसे को खर्च करके हम मूवीज भी देख सकते हैं, पैसे को खर्च करके हम बर्गर भी परचेज कर सकते हैं, या अदर चीजें उसको भी हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स मतलब कभी भी ना खत्म होने वाली हमारी इच्छाएं। अब ये जो डिफाइन जो करता है उसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज करो कि भी आपको 50,000 रुपीज दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि भी इन 50,000 रुपीज के अंदर आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, आप उसे पूरा कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि 50,000 रुपीज में हम अपनी सारी इच्छाओं या सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। अगर ये 1 लाख भी होगा तब भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारी इच्छाएं यानी कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है और हमारी जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड हैं। यानी कि अगर हम बात करें, सभी को पता है जो उनके पास पैसा आ रहा है वो लिमिटेड है और जो उनकी इच्छाएं हैं यानी कि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अब ये तो हमें पता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे का हमें क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन हम किस बेसिस पर करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पर करते हैं कि जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम उस पर पहले पैसा खर्च करते हैं, जिसकी कम होती है और उस पर बाद पे करते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज के खरीदने की यानी कि जो परचेजिंग है उसकी हम उसे आगे पोस्टपोन भी कर सकते हैं अगर उसकी हमें कम जरूरत है। मतलब जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस पर पहले पैसे खर्च करेंगे, जिसकी कम जरूरत होगी उस पर हम बाद में पैसे खर्च करेंगे। जैसे सपोज करो 50,000 रुपीज आई, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। भाई सबसे पहले हमने क्या करा, सपोज करो फूड आइटम्स पर पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद सपोज करो हमने बच्चों की फीस देनी थी तो स्कूल फीस दे दी। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर सपोज करो घर हमारा नहीं, हमने रेंट पे ले रखा तो हमने रेंट पे कर दिया। तो क्या होगा, इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनकम लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अब लिमिटेड इनकम यानी सीमित आय से मैं अपनी असीमित इच्छाओं को तो पूरा कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी इनकम यानी आय को वहां पर खर्च करना पड़ेगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और इसी तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जिसकी कम होगी उस पर बाद में, जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत होगी उस पर मैं पहले पैसे खर्च करूंगा। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं यानी जो संसाधन है उसका अलोकेशन करना है। अलोकेशन मतलब यानी कि अगर हम बात करें, आवंटन करना है इस तरीके से जिससे हमारी अनलिमिटेड, जिससे क्या हो, हमारी भाई अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो जाए। यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, तो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण आप रिसोर्सेज की क्या नहीं कर सकते, वेस्टेज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दो, क्योंकि पैसा क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लिमिटेड पैसे को इस तरीके से खर्च करना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो इच्छाएं पूरी कर सकें। यानी कि बेसिकली हम कम से कम जो हमारी अर्जेंट नीड्स हैं या जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन्हें बेसिकली हम अपनी इनकम से क्या कर सकें, खरीद सकें। तो यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है
कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी है, और दूसरा उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और तीसरा अनलिमिटेड वांट्स है। तो यानी कि हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, इस तरीके से उसका अलोकेशन करना है कि जिससे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। यानी इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली क्या बताती है, किस तरीके से रिसोर्सेज का हमें अलोकेशन करना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हम रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास इनकम है, आपने बिना सोचे समझे अगर पैसे खर्च कर दिए, भी सपोज करो कि आपने किसी कंपनी में जॉब करी और आपको 20,000 की सैलरी मिली। अब 20,000 रुपये सैलरी मिली, आपको लगा कि भाई 20,000 रुपये आ गए हैं, अब जहां पर भी मर्जी जाए आप खर्च कर दो। अगर आप खर्च करोगे तो फिर वो इनकम खत्म हो जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको पूरा मंथ फिर दोबारा वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको इनकम इस तरीके से खर्च करनी है कि जिससे आप अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको। तो यानी कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बता रही है कि रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का हमें सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो सकें, सेटिस्फाई हो सकें। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब। हमने दो चीजों पर फोकस करा। पहला कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी शब्द से हुआ है, जिसका मतलब क्या है, उस वर्ड का नाम क्या है, इकोनॉमिया। इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। और आपने देखा होगा हम यहाँ पर भी जो 50,000 रुपीज आए, तो हमने उसका मैनेजमेंट ही करा है। क्यों करा है, क्योंकि भाई रिसोर्सेज की तो स्कार्सिटी है, ऊपर से ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यानी कि हम उसे फूड आइटम्स पे भी खर्च कर सकते हैं, स्कूल फीस पर भी, रेंट पर, या और किसी दूसरी चीजों पर भी। तो यानी कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब है ना, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, वो बेसिकली हमें यही सिखा रहा है कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका मैनेजमेंट इतने अच्छी तरीके से करना है जिससे हम अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स है, हम इसे दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम अब आगे इसका फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जो इकोनॉमिक्स है, कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। अब जैसे सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि भाई इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता की बात करें तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई, एडम स्मिथ। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। फिर दूसरा याद रखना है कौन से ईयर में लिखी थी, 1776 में। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ है। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, कौन से ईयर में लिखी थी, 1776 में। अब दूसरी बात आपको हम स्टडी करना है हमें भाई, जो हम बात करें इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी ब्रांच क्या है इसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई हम, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी। तो पहले हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। कौन सी बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन, कौन से ईयर में लिखी है, 1776 में। अब इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन से इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इसे दो पार्ट में डिवाइड करा। तो उनका भी नाम याद रखना है आपको। उन इकोनॉमिक्स का नाम है भाई रैगनर, फ्रेंच। और उन्होंने कब की थी भाई इसको, इकोनॉमिक्स को किस ईयर में डिवाइड करा था, 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करते हैं। देखो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। जब भी हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। तो अब पहली चीज आपको क्या समझना है, देखो माइक्रो और मैक्रो दोनों इंग्लिश के वर्ड है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज।
माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन नेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो ये व्यक्तिगत इकाई का क्या करती है, अध्ययन करती है। यानी कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ नेशन या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था या एक नेशन की कौन सी यूनिट्स को स्टडी करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एज अ होल इकोनॉमी, यानी कि समग्र अर्थव्यवस्था को एक साथ अध्ययन करती है। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको स्टडी करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करती है, एज अ होल इकोनॉमी, समग्र इकोनॉमी को। अब पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है उसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी कर रही है, इंडिविजुअल, और मैक्रो किसको कर रही है, एज अ होल इकोनॉमी। जैसे सपोज कि भाई एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। बट पूरी क्लास को एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो किस में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे एक स्कूल है, अब स्कूल के अंदर भाई बहुत सारी क्लासेस होती हैं भाई, LKG to 12। अगर सपोज करो हम स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर क्लास को स्टडी कर रहे हैं, जैसे 9th क्लास को स्टडी कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। बट एज अ होल स्कूल को स्टडी कर रहे हैं, ऑल क्लासेस को स्टडी कर रहे हैं, तो किस में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। और सपोज अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को स्टडी कर रहे हैं तो किस में चला गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक एरिया के सभी स्कूलों को स्टडी कर रहे हैं या एक डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों को स्टडी कर रहे हैं तो किस में चला गया, मैक्रो इकोनॉमिक। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपकी स्कोप ऑफ स्टडी चेंज होगी तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है वो माइक्रो में भी जा सकते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब खाली पर्सन नहीं है, कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है यानी उत्पादक, कोई कंज्यूमर भी हो सकता है मतलब उपभोक्ता, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत उद्योग भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर अगर बात करें स्टेट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है, फर्म्स को मिलाकर बनती है। अब देखने में तो सुनने में तो क्या लग रहा है, इंडस्ट्री है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल होगा, नहीं, मगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो किसमें चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम ऑल इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं तो वो किसमें चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे सपोज करो हम इंडिया में सिर्फ दिल्ली को स्टडी कर रहे हैं तो किसमें चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और अदर स्टेट्स को भी स्टडी कर रहे हैं एज अ नेशन तो हम किस में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो एग्जांपल्स आपके मैक्रो में आते हैं आ जाते हैं कई बार, वो माइक्रो में भी आ सकते हैं अगर स्कोप ऑफ स्टडी चेंज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई खाली इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इंडिविजुअल कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका माइक्रो और मैक्रो, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। ये तो हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या है बेसिक प्रिंसिपल, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति, ये क्या है हमारे, आपको ध्यान रखना, ये है हमारे बेसिक प्रिंसिपल। क्या है भी हमारे बेसिक प्रिंसिपल, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, यानी व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति, या खाली मांग और पूर्ति भी आप कह सकते हो। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें
तो इसका क्या है आपका मेन टूल या बेसिक प्रिंसिपल, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। आपको ध्यान रखना है ये भी हमारे क्या है बेसिक प्रिंसिपल। अगर यानी मेन टूल की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि बेसिक प्रिंसिपल यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम बात माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि एज अ होल इकोनॉमी हम स्टडी करते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन इकोनॉमी। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की नीड्स को लेकर स्टडी करता है, डिमांड एंड सप्लाई। ये एज अ होल इकोनॉमी स्टडी करता है, इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। तीसरी मेन चीज ये देखो ध्यान रखना है, अभी कुछ टाइम पहले ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनकम थ्योरी है, या इनकम थ्योरी वाला क्वेश्चन आया तो प्राइस थ्योरी वाला भी आ सकता है कि इनकम थ्योरी या प्राइस थ्योरी किस में स्टडी की जाती है, किसका पार्ट है, माइक्रो या मैक्रो। तो आपको ध्यान रखना है जो मेजर डिटर्मिनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है भाई, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी अगर हम बात करें तो मेजर डिटर्मिनेंट है। मेजर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें प्रमुख निर्धारक तत्व है प्राइस थ्योरी। और यहाँ पर क्या है भी आपका इनकम थ्योरी। तो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इनकम थ्योरी मेजर डिटर्मिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक तत्व किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है, प्राइस थ्योरी है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने माइक्रो और मैक्रो में तीन चीजों की बात करी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मेजर डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या है, प्राइस थ्योरी है। ध्यान रखना है प्राइस थ्योरी। और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इनकम थ्योरी। अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया है और ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि भाई इनकम थ्योरी किससे रिलेट करेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। प्राइस थ्योरी किससे रिलेट करेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई यानी इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये तो हो गया माइक्रो और मैक्रो। हम कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। अब देखो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो में ये तो पता चल गया है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई स्टेट भी हो सकता है। बट कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अलग से स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। और इसमें से कुछ टॉपिक भी होंगे जो हम आगे फर्दर वीडियो क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं। देखो उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं बेसिक पार्ट में ही कि अब जैसे हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ है। भाई कौन से इकोनॉमिक्स थे जिसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, माइक्रो और मैक्रो को, रैगनर फ्रिज। कौन से ईयर में करा, 1933। तो अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन है भाई, एडम स्मिथ है। आपको ध्यान रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन है, एडम स्मिथ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है भाई, ये याद रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है जे एम कीन्स। जे एम कीन्स मतलब पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ है। वो कौन से इकोनॉमिक्स है जिसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, माइक्रो और मैक्रो को, तो रैगनर फ्रिच है। कौन सी ईयर में करा, 1933। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ है। ये दोनों भाई इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन है, एडम स्मिथ है।
और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है फादर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के, तो ध्यान रखना है जे एम कीन्स है, जिनका पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स है। अब इसके आगे मैं कुछ और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल इकोनॉमी हम चीजें स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जैसे जब हम बजट की बात करते हैं, बजट, तो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो क्या एक इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में डिसाइड करके बनाती है, ठीक है, कि भाई जैसे सपोज करो कि मिस्टर कल्लू बहुत परेशान रहता है, उसकी इनकम बहुत कम है, तो मिस्टर कल्लू को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे? नहीं, बजट पूरी कंट्री को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें, कहाँ कहाँ हमें कितना कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ये सब कुछ जो बजट बनाया जाता है वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को सोच के ना बनाकर पूरी कंट्री को सोचकर बनाया जाता है। इसीलिए बजट किसमें स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पूरा टॉपिक आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में हम बजट से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलेंगे भी, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया हुआ है, आर्टिकल 112। कॉन्स्टिट्यूशन में हम बजट को बजट से रिप्रेजेंट ना करके किससे करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बजट भी पूरी इकोनॉमी से बिलोंग करता है। इसी तरीके से टैक्स यानी कि कर, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो टैक्स, जब गवर्नमेंट टैक्स यानी कर नीति बनाती है तो क्या किसी पर्टिकुलर आदमी को सोचकर बनाती है, नहीं, टैक्स भी सभी को सोचकर बनाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखा है कि 2.5 लाख तक जिसकी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख तक के बीच की इनकम है तो आपके ऊपर सपोज 5% टैक्स लगेगा, अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10% लगेगा। इसी तरीके से आगे स्लैब बना रखा है। तो यानी इसका मतलब है जिन लोगों की 2.5 लाख तक इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिन लोगों की 2.5 से 5 लाख के बीच में इनकम है उस पर 5% लगेगा। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बना रखा, पूरी होल इकोनॉमी के लिए बना रखा है, ये सभी लोगों के लिए इक्वल रहेगा। तो इसीलिए टैक्स भी किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे अभी, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब लगातार वस्तु और कीमतों के प्राइसेस बढ़ते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं। यानी कि जब इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में तो किसी एक ग्रुप के लिए नहीं आया इन्फ्लेशन, चीजें किसी एक ग्रुप के लिए महंगी नहीं हुई, सभी के लिए महंगी हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई कोई फोन जो आपको पहले 10,000 रुपए में मिल रहा था, बट जैसे ही कीमतें बढ़ी उस फोन की कीमतें भाई 10,000 से सपोज करो 15,000 रुपए हो गई, तो क्या वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए महंगा हुआ है, नहीं, सभी के लिए महंगा हो गया। भाई जैसे मैकडी में पहले कोई बर्गर 40 रुपीज का मिल रहा था, बट अब इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ गई, वो 40 से सपोज करो 50 रुपीज का हो गया, तो क्या वो किसी एक पर्सन के लिए महंगा हुआ, नहीं, वो सभी के लिए महंगा हो गया। तो इन्फ्लेशन सभी के लिए नहीं, होल इकोनॉमी से बिलोंग करता है, इसलिए इन्फ्लेशन भी किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी किसी, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम इंडिया में अगर हम बोलेंगे कि भाई कितने बेरोजगारी बहुत ज्यादा, तो बेरोजगारी क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बता रहे, नहीं, सभी के लिए बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट भी पूरी होल इकोनॉमी से बिलोंग करता है। इसी तरीके से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके, जैसे नेशनल इनकम है, यानी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। इसी तरीके से भाई जीडीपी है आपका, सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान शेष। तो ये बहुत सारी चीजें एग्जांपल हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन से बिलोंग ना करके पूरी होल इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं।
जो पेपर में आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है और मैक्रो एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करती है। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो इसमें पोवर्टी भी आ सकता है आपका, ठीक है भी, जैसे गवर्नमेंट बजट मैंने करा दिया, मनी इन बैंकिंग भी आ सकता है। तो वो सारे बहुत सारे एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे बजट है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है भी, ये सारे टैक्स पॉलिसी है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी चीज होल इकोनॉमी से बिलोंग करेगी या पर्टिकुलर एक पर्सन से ना करके पूरी होल इकोनॉमी से बिलोंग करेगी तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमने क्या सीखा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द से, जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिया, जिसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ है। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में लिखी है, 1930, उन्होंने बुक लिखी है 1776 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को वो कौन से इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, माइक्रो और मैक्रो में, तो उनका नाम है रेगनर फ्रेंच। कौन से ईयर में करा उन्होंने, 1933 में। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। वो इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, जे.एम. कीन्स, जिनका पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स है। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। एंड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग समग्र पूर्ति, ठीक है जी। और तीसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपका, जो पेपर में आया भी है, कि भाई प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी किससे रिलेट करते हैं। तो प्राइस थ्योरी यानी मेजर डिटर्मिनेंट किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट क्या है आपका, इनकम थ्योरी की बात करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये था हमारा होल बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक पार्ट जिसमें हमने स्टडी करा है सारा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी को। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमने क्या बताया, इकोनॉमिक्स के अंदर तो थ्योरीज लिखी हुई है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करेंगे तो ऐसा यूटिलाइजेशन होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वो सारी चीजें मतलब थ्योरी है एक तरीके की। और जो इकोनॉमी है वो उसका प्रैक्टिकल है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स को रियल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई किया जाता है, इकोनॉमी पर अप्लाई किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमी में कितने टाइप, कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। जैसे इकोनॉमी में 3 सेक्टर पढ़ेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी में हमारे 3 तरह की इकोनॉमी होती है, जैसे कैपिटलिस्ट होगी, सोशलिस्ट होगी और मिक्स्ड होगी। इसके अलावा एक 4th पढ़ेंगे जिसे हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे जो चाइना में चल रही है इकोनॉमी, जो कौन सी इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो इसके बारे में फिर इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का कितना है इकोनॉमी में, यानी कि अगर बात करें जैसे इंडिया में कितना है, कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार वीडियोस को बनाता रहूं। आई होप आप सबको ये जितना भी आज मैंने समझाने की कोशिश करी है ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी या किसी भी तरह का कोई सजेशन होगा जिससे मैं और इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।